प्यारे बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है बेटे वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अपनी फर्स्ट यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है मतलब जो 11th और 12th दोनों साल काम आता है और दोनों साल इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी 11th में है उतनी ही 12th में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन का मतलब आप सभी को पता है बेटा। डायमेंशन का मतलब नॉर्मली हम आज तक जो पढ़ते आए हैं ना, हम जब बोलते हैं किसी बॉडी के ये डायमेंशंस हैं, हम ये बोलते थे कि भाई कई बार हम जब न्यूमेरिकल करा करते हैं ना छोटी क्लासेस के अंदर, तो हम ये बोला करते कि एक क्यूब है, उस क्यूब की डायमेंशंस आपको दे रखे हैं 20x10x5 सेंटीमीटर। इस तरीके से डायमेंशन गिवन होते थे। तो हम ये बोला करते भाई ये इसकी लेंथ होगी, इसका मतलब ये क्यूब की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन एक्चुअली में वो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, वो बेसिक यूनिट्स होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, देखो आपको बातें समझ में आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर काम क्या करते हैं हम, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं हम किसकी फॉर्म में, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना वो एक तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस है। और जो फॉर्मूला बनता है, जो एक्सप्रेशन बनता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं हम। देखो मैं आपको बताता हूं, समझ में आएगी आपको बात। मैं एक सिंपली बात आपको बता के चलता हूं। देखो हमने जब फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता बेटा 7 थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जब हम एसआई सिस्टम पढ़ा था हमने। कौन कौन सी थी बेटा, मास था, लेंथ, टाइम, करंट, जो करंट था अपने पास, उसके बाद टेम्परेचर था बेटा, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर थी। ये हमने कुछ 7 पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपली बात बता के चलता हूं, जो मैं यहां आपको कुछ फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज का। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स मतलब मोशन रिलेटेड फिजिक्स स्टडी करते हैं, तो हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम को। 3 को फंडामेंटल मान के चलते हैं हम। तो बेटा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जिस तरह भाई पहला डायमेंशन फॉर्मूला हम बना रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, जिस तरह मैं आपको बताऊं यहां पे कि भाई मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने m मानना है, m की 1 होगी। लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l की 1 है। टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t की 1 है। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी 3 है मैकेनिक्स के अंदर, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख दिया, m की 1, l की 1, t की 1। अब इनकी हेल्प से कितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना, उनको हम मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए। जिस तरह पहला एरिया है। अब एरिया हमें पता है भाई, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L की 1, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होती है ना, इसका डायमेंशन क्या होगा, L की 1। तो L की 1 इंटू L की 1 कितना बन गया, L की 2। तो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे m0 L2 T0। आप डायरेक्ट L2 भी लिख दो, लेकिन जब हम इसको तीनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो हमें तीनों क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, मास, लेंथ और टाइम। तो वैसे तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, L²
लेकिन इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, तुम क्या लिखेंगे इसको पूरा एक्सप्रेशन बनाने के लिए m0 L2 T0। दूसरा जिस तरह मान लिया बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, LBH। तो लेंथ का डायमेंशन L/1, ब्रेड्थ का L/1, हाइट का L/1, तो टोटल कितना अपने पास L³ हो गया। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, m0 L3 T0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। एग्जांपल ये मैंने मान लिया बेटा डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो अब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब देखो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m/1, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी फाइंड आउट करा था हमने कितना, L³, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m1L-3 बन गया। ऊपर m1 है, L नीचे L3 था, ऊपर जाके माइनस का 3 होगा। यहाँ पे टाइम नहीं है तो T⁻�0, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। उसी तरीके से मान लिया हम पूछा भाई स्पीड है, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। स्पीड या वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है, बेसिक बात हम पढ़ते हैं जब हम कि भाई डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, होती तो लेंथ ही है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ का, डिस्टेंस का L/1, नीचे टाइम है, टाइम का क्या बना T/1, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया L1T-1, ये T ऊपर -1 हो जाएगा। यहां मास नहीं है तो m को 0 लिख दो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास m0 L1 T-1। इन चारों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने करा क्या है, हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, उसको हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो एक्सप्रेशन बना उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दिया। ठीक है बेटे, और देखो ये तो हमने क्या पढ़ा है, स्पीड। अब मान लो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम, आपको याद हो तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ करता है बेटे चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो 9th क्लास में पढ़ा करते, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये था चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो वेलोसिटी आती है। जिस तरह मान लिया भाई आपको बोल दे 20 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड घटाओ तो 15 मीटर पर सेकंड बचा, बची तो वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे। वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना था, L1T-1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम का डायमेंशन कितना बन गया T/1। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m तो है नहीं यहाँ पे, तो m0 L1 T की पावर कितनी बनी यहाँ पे -2 बन गई। ठीक है बेटा, ये इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से जब हम पढ़ते बेटा मान लिया अपने पास फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ करता, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m/1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये हमने अभी बताया है कितना है L1T-2। तो फोर्स का डायमेंशन और फॉर्मूला कितना आ गया m1 L1T-2 आ गया। ठीक है बेटा, एक टर्म आते बेटा प्रेशर। प्रेशर याद हो तो प्रेशर किसके इक्वल हुआ करता, फोर्स पर यूनिट एरिया होता था प्रेशर। तो फोर्स का डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ये रहा बेटा, हमने अभी पढ़ा हमने यहाँ पे m1 L1T-2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, एरिया क्या होता है L का स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या बन गया m1 L-1T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा प्रेशर का, प्रेशर का डायमेंशन। उसी तरीके से बेटा एक टर्म आते हैं इंपल्स, ये आगे आएगी 11th क्लास के अंदर ही आएगी अपने पास इंपल्स। मैं फॉर्मूला बता देता हूं इंपल्स का। फिलहाल होता क्या है, इंपल्स होता है बेटा एक तरीके से फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम। जो नए फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूला आपको बता दूंगा मैं, पुराने फॉर्मूले होंगे वो ही बताऊंगा, लेकिन वो आपको पता भी होते हैं। तो इंपल्स होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन पुट कर दो, टाइम का डायमेंशन पुट कर दो, इंपल्स का डायमेंशन आ जाएगा। क्या बनेगा, फोर्स का डायमेंशन m1 L1T-2 ये हमने अभी निकाला था, इंटू टाइम का डायमेंशन T/1।
तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, m1l1t माइनस 1 बन गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये जो पावर 1 आते हैं इसको हम छोड़ भी देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं mlt माइनस 1, ठीक है ना, वो भी एक ही बात है, mlt माइनस 1, इसको ऐसे लिख देते हैं। और बेटा वर्क डन, याद हो 9th क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन अभी फाइंड आउट करा बेटा, mlt माइनस 2 इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, तो क्या बन गया m1l2t माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा वर्क डन का। सिमिलर तरीके से बेटे हम पढ़ते जब एनर्जी, अब बेटा कोई भी एनर्जी हो, हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा करते 9th क्लास के अंदर, वर्क डन और एनर्जी अलग अलग बातें नहीं होती, सेम ही बातें हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, एनर्जी। और कोई भी एनर्जी हो, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद आगे बेटा एक टर्म आती है बेटा, आपने पढ़ा हो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th क्लास में आया करता। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आया करता है, एक फॉर्मूला पढ़ा करते हैं हम, F इज इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये जो कैपिटल G होता था ये क्या था अपने पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा आपसे तो निकाल दो, पहले G का फॉर्मूला बना लो। इसको G को लिखोगे क्या आप, इसको ऐसे लिख दो, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1m2, तो बेटा G इज इक्वल टू एफ, एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या होती थी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर L2, मास इंटू मास mq1 इंटू mq1, नीचे क्या बन गया बेटा mq2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या बन गया, m माइनस 1 L3t माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो बेटा ये आपने पढ़ा होगा पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, याद होता है आपको, पावर इज इक्वल टू होता था वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम होता था। तो वर्क डन का डायमेंशन हमने अभी पढ़ा पीछे, क्या था ml2t माइनस 2 था, डिवाइड बाई टाइम का क्या होने पास t^1। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, ml2t माइनस 3, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है बेटे। उसी तरीके से नेक्स्ट है 17 नंबर के ऊपर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये टॉपिक आएगा बेटा आपके 11th क्लास के अंदर आएगा। सरफेस टेंशन फॉर्मूला बता देता हूं। सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एक तरीके से ये लगा के चलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन। अब आप ये देखो बेटा फोर्स का डायमेंशन ऊपर, तो फोर्स का डायमेंशन रख दो mlt माइनस 2, नीचे लेंथ बेटा L^1, तो L से L कैंसिल हो गया, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया बेटा m1l0t माइनस 2, ये होगा बेटे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी तरीके से बेटे मान लिया मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक टर्म आती है स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो बेटा स्ट्रेन जो होगा ना, स्ट्रेन एक्चुअली में कुछ नहीं, स्ट्रेन एक प्रेशर होता है, बस ये ध्यान रखो फिलहाल के लिए आप, स्ट्रेन एक प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका था, प्रेशर का था। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट करा था, वो किसके को लाया था अपने पास, ml-1t माइनस 2 के को लाया था, अभी फाइंड आउट करा था प्रेशर। तो बेटा उसी तरीके से अच्छा ये जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन कोई भी हो, 3-4 तरह के स्ट्रेन आएंगे आपके, ठीक है, स्ट्रेन कोई भी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद बेटा एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये नई नई टर्म लग रही है आपको, ये
ये टर्म ऐसी हैं जो बाद में 11th क्लास के अंदर आएंगे आपकी। अभी तो केवल आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए इनका क्या है, इनका यूज हमें पता होना चाहिए, यूज कैसे करना है। बाकी ये क्वांटिटीज चैप्टर वाइज चैप्टर आगे आगे आपकी डिटेल में आती रहेंगी, तब पढ़ेंगे उसको। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बेटा मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। ये होता है बेटा स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। ठीक है बेटे, और सॉरी मैंने यहाँ गलत बता दिया, ये जो स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेन की बजाय इसको स्ट्रेस बोलेंगे बेटा हम। स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात होती है बेटा, स्ट्रेन एक अलग चीज है। ठीक है, स्ट्रेन एक अलग चीज है। तो मैं स्ट्रेन के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। मैं पहले स्ट्रेन के बारे में आपको बता देता हूं। जो स्ट्रेन होता है ना बेटा, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। फिलहाल मैं आपको इतना बता के चलता हूं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बेटा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0 होता है। ठीक है, ये मैंने यहां पे गलत बता दिया था, तो मैं आपको बताऊं बेटा स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या बेटा, स्ट्रेस एक टाइप का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर होगा। तो स्ट्रेस का डायमेंशन m1 l-1 t-2 डिवाइड बाई स्ट्रेन m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ द फॉर्मूला क्या बन गया इसका, m1 l-1 t-2, ये बन गया। ठीक है, मतलब ये तो वही डायमेंशन है जो प्रेशर का है, या फिर वही डायमेंशन है जो किसका है, स्ट्रेस का है। तो मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि चाहे स्ट्रेस हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो ये, या फिर इसको हम और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, सभी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये भी 3 तरह का होता है तुम्हारा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसको हम। एक होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है टेंजेंशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो किसका है, स्ट्रेस या प्रेशर का है। ठीक है बेटे, अब कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। देखो मान लिया आपको बोल दे बेटे एक टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टर्म बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा वही डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आपको बताता हूं एक बार मैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये होता है बेटा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। फिलहाल फॉर्मूला ध्यान रखो, बस डिटेल में टॉपिक आएंगे तब पढ़ेंगे इनको हम। तो बेटा I इज इक्वल टू मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m/1, रेडियस मतलब बेटा लेंथ, लेंथ का r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ml स्क्वायर बन गया। आप इसको ऐसे लिख दो ml2t0, डायमेंशनल फॉर्मूला का बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हम और डायमेंशनल फॉर्मूले करते हैं बेटा। एक टर्म आती है एंगल, एंगल। अब बेटा एंगल के बारे में आपको एक छोटी बात बता देता हूं। एंगल के ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस होती है। क्यों होती है डायमेंशनलेस, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जिस तरह बेटे ये आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होता है रेडियस होती है। हमें एक बात पता, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R।
ये फॉर्मूला होता है एंगल का। एल मतलब लेंथ, आर मतलब रेडियस, दोनों ही तो लेंथ है, रेडियस भी लेंथ होती है। तो ऊपर डायमेंशन L/Q1, नीचे डायमेंशन L/Q1 कैंसिल होकर अपने पास डायमेंशन क्या बन गया, M0 L0 T0। तो आपने याद रखना ये क्या होती है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है बेटे। एक टर्म आएगी बेटे यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में आपको बता देता हूं बेटा, ये होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जिस तरह सिंपल वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एंगल, एंगल को ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। भी कितना एंगल कवर करा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भी क्या बन गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला तो 0 है, M0 L0 T0 बाई टाइम का T/1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, T-1 बन गया, M0 L0 T-1। उसी तरीके से एक टर्म आएगी बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है बेटा, इसको आप ऐसे समझो कि भी एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज होता है एक तरीके से, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन T/-1, टाइम का डायमेंशन T/1, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बन गया, M0 L0 T-2 आ गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन का। याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले बनाओ याद हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दे दिया बेटे, वो दे दिया, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं अभी, एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होगा बेटा L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है I ओमेगा होता है। ओमेगा का मतलब होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को तो ओमेगा बोलते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी को, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले हो गए, इसका सिंबल हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, W टाइप का सिंबल होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है अल्फा। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। तो अब आप ये देखो ना, I ओमेगा, I होता है मतलब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट करा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशनल फॉर्मूला ये था ML2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बेटा, ML2। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, T-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ML2 T-2 बन गया। ठीक है बेटे। उसी तरीके से और भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, जिस तरह बहुत सारे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, सभी फिलहाल आपको करने की जरूरत भी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप सामने आएंगे वो। एक होता है टॉर्क, टॉर्क भी 11th में आएगा, मैं वो करवा रहा हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूले जो आपके 11th में आएंगे वो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ केवल। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा I अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। ये सिंबल होता है टॉर्क का, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, ML2। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला T-2। तो क्या बन गया इसका, ML2 T-2 बन गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका। तो बेटा ये बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इस तरीके से, जो हम लगातार पढ़ेंगे, अपने आगे डिटेल वाइज टॉपिक में आते रहेंगे ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। तो ये जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं ना, जितनी भी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं,
उनको बेटा हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप के होते हैं ये। 4 टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो होता है बेटा डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट 4 टाइप के होते हैं। जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, 4 टाइप के होते हैं। मतलब ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं बेटा, ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्वांटिटी तो है लेकिन वो कांस्टेंट है, लेकिन साथ में उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है बट दे हैव डायमेंशंस है, उनको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है वैक्यूम के अंदर, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही होगा जो स्पीड का होता है, क्या? L2। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो क्वांटिटी वैसे कांस्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल एग्जिस्ट करता हो और वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एक एग्जांपल और लेता हूं, हमने पढ़ा था भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद हो तो आपको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आज ही हमने उसकी वैल्यू बनाई थी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिस तरह ये था, फॉर्मूला क्या आता है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता था? m-1 L3 T-2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का डायमेंशनल फॉर्मूला था, बताया था मैंने कैसे आएगा। और इसकी वैल्यू भी होती है, वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 9th में आया करती। कांस्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगी, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट हो गई। दूसरी जो होगी ना सेकंड, ये तो अपनी पहली थी। सेकंड कैटेगरी के अंदर आ गए डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल कौन से हैं? डायमेंशनल वेरिएबल वो क्वांटिटी है बेटा जिनके डायमेंशन भी एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटिटी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है और क्वांटिटी भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब एक तरीके से मैं बोलूंगा दोज क्वांटिटीज हुज आर वेरिएबल बट हैव डायमेंशंस। एग्जाम्पल, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, बहुत सारी क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होते रहते हैं। फोर्स कितनी भी लग सकते हैं, कम ज़्यादा, वेरिएबल है। वॉल्यूम किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, एरिया किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला इनका सेम रहता है। चाहे वॉल्यूम, चाहे एरिया आपका 10 मीटर स्क्वायर हो, चाहे एरिया आपका 1000 मीटर स्क्वायर हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, L2। डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटी विच आर वेरिएबल बट पोजेस डायमेंशंस, उन्हें क्या बोलेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। बुकलेट के अंदर से डेफिनेशन देख लेना आपने। तीसरा जो पॉइंट होगा वो तो बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नाम में क्लियर है। डायमेंशनलेस, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, कांस्टेंट, और वो क्वांटिटी कैसी है? कांस्टेंट है। मतलब ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट ना करे, उन फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिस तरह भाई एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म होती है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14 होती है। एक बात है, ठीक है, 22/7 या 3.14। ये क्वांटिटी कैसी है?
कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक टर्म आती है अपने पास से, जितने नेचुरल नंबर है, छोड़ो जितने नेचुरल नंबर हैं, जितने प्योर नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, सारे के सारे कांस्टेंट हैं और उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब वो क्या हो गए? डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गए। लास्ट बेटा फोर्थ है डायमेंशनलेस वेरिएबल, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, डायमेंशन लेस हैं लेकिन वेरिएबल हैं। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिस तरह एंगल है, एंगल तो कितना भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एंगल का? M0 L0 T0 होता है, पढ़ा था हमने। एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। क्यों? क्योंकि एंगल के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, एंगल किसके इक्वल था? थीटा इज इक्वल टू L/R के इक्वल था। ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन, नीचे लेंथ का डायमेंशन, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? 0 हो गया, M0 L0 T0। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएबल तो है लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, आप ही पढ़ा करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, कैंसिल हो जाएंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू जरूर, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी होती रहती है। डायमेंशनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती रहती है। बहुत सारी हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो बेटा यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना, अपनी बुकलेट के अंदर एक बार देखो इसको, अपने नोट्स बनाओ, डायमेंशनल फॉर्मूले अपनी किताब से बना के देखो। मैं डायमेंशनल फॉर्मूले उसके अंदर ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा, उसको अपनी बुकलेट के अंदर, अपनी बुक के अंदर लिखो और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स से बनाओ। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटे, ध्यान रखना।